हेलो एवरीवन। बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड के विषय में। प्लास्टिड इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, स्पेशली प्लांट सेल। जनरली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड देखने को नहीं मिलते। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इससे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी दो मेम्ब्रेन से कवर्ड थी। इसी तरह से प्लास्टिड भी दो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगा। और इसका जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है प्लास्टिड का, ये मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल कंपाउंड। ये जो फूड है या जो कोई केमिकल है, उस केमिकल कंपाउंड का मैन्युफैक्चर करता है और उन केमिकल कंपाउंड को स्टोर करने का काम प्लास्टिड का है। जो टर्म प्लास्टिड है वो हैकल ने दिया है। ये जो टर्म है प्लास्टिड, ये अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया है टर्म। अब प्लास्टिड जनरली किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। प्रेजेंट इन प्लांट सेल। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्टली किसमें देखने को मिलता है? प्लांट सेल में देखने को ये मोस्टली मिलेगा। दो मेम्ब्रेन से कवर रहेगा और केमिकल कंपाउंड के मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज का काम ये करता है। प्लास्टिड के अगर टाइप की बात करें तो जनरली तीन तरह के प्लास्टिड सेल में देखने को मिलते हैं। तीन तरह के प्लास्टिड यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड एब्सेंट रहता है। पहले तरह का जो प्लास्टिड है दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट। पहले तरह का प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड इज द क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज द क्लोरोप्लास्ट। और ये तीनों तरह के प्लास्टिड अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर ल्यूकोप्लास्ट को डिटेल में देखें, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट इज द नॉन पिगमेंटेड एंड कलरलेस प्लास्टिड है। ये नॉन पिगमेंटेड है। इसको देखने के लिए हमने सेल को पहले स्टेन करना पड़ेगा, तब जाकर ये ल्यूकोप्लास्ट दिखाई देगा। तो नॉन पिगमेंटेड है मीन्स इसमें कोई कलर नहीं है, तो कलरलेस है, पहला पॉइंट। और इसका जो काम है, जो फंक्शन है ल्यूकोप्लास्ट का, दैट इज द स्टोरेज। किसका स्टोरेज? भाई फूड का स्टोरेज। फूड के मॉलिक्यूल को स्टोर करना इसका काम है। तो ल्यूकोप्लास्ट इज नॉन पिगमेंटेड एंड कलरलेस प्लास्टिड एंड इट्स फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। अब फूड तीन तरह का है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इस बेस पर इस प्लास्टिड को भी तीन ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, तीन ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। ऐसा प्लास्टिड जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा वह ल्यूकोप्लास्ट, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड एमाइलोप्लास्ट। इसमें तीन कैटेगरी हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज एमाइलोप्लास्ट। और ये एमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा स्टार्च को। इस एमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च, क्योंकि जो भी ग्लूकोज बनता है सेल में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, वो फाइनली स्टार्च में कन्वर्ट होता है और इस स्टार्च को स्टोर करने का काम करेगा एमाइलोप्लास्ट। स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड हम इसको कहते हैं। द सेकेंड प्लास्टिड इज, जो दूसरी तरह का प्लास्टिड है वो है प्रोटियोप्लास्ट। प्रोटियोप्लास्ट, जैसे कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इट मीन्स ये किस चीज को स्टोर करता होगा? ये प्रोटीन को स्टोर करता होगा। और इस प्रोटियोप्लास्ट को हम एल्यूरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ये स्टोर करता है प्रोटीन को। और प्रोटीन जनरली सीड में प्रेजेंट रहती है, तो जो प्लांट का सीड वाला पार्ट होगा, उस सीड वाले पार्ट में प्रोटियोप्लास्ट देखने को मिलेगा। और जो स्टार्च है, जैसे आलू का ट्यूबर है, पोटैटो का ट्यूबर है, तो वहाँ आपको ये एमाइलोप्लास्ट देखने को मिल जाएंगे। और इसी प्रोटियोप्लास्ट को हम एल्यूरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। एल्यूरोप्लास्ट। और तीसरे तरह का जो प्लास्टिड है, जो हमारा तीसरा प्लास्टिड है, वो फैट को स्टोर करता है या ऑयल को स्टोर करता है, और इसको एलायोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। द थर्ड प्लास्टिड इज एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट मीन्स ये किस चीज़ को स्टोर करेगा? ये फैट को स्टोर करेगा, फैट के मॉलिक्यूल को स्टोर करेगा, या हम कह सकते हैं इट स्टोर लिपिड स्टोरिंग प्लास्टिड। ठीक है, इस एमाइलोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट और एलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट इज द स्टार स्टोरिंग प्लास्टिड, प्रोटियोप्लास्ट इज प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड,
एंड एलायोप्लास्ट इज द लिपिड स्टोरिंग प्लास्टिड। और प्रोटियोप्लास्ट का दूसरा नाम है एल्यूरोप्लास्ट, इसको हम एल्यूरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड वन इज द क्रोमोप्लास्ट। जो दूसरा इंपोर्टेंट प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स होता है कलर, एक ऐसा प्लास्टिड जिसमें कलर है। जो कलर वाला, देखो ल्यूकोप्लास्ट तो हमारा कलरलेस प्लास्टिड था, लेकिन ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर वाला प्लास्टिड है, इसमें कलर प्रेजेंट है। और ये प्लास्टिड क्या करेगा, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ कलर पिगमेंट। जो कलर वाले पिगमेंट हैं उनका प्रोडक्शन भी करता है और उनका स्टोरेज भी करता है। हम कह सकते हैं प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट को बनाने का काम करेगा और उन कलर को स्टोर भी करेगा। जैसे ये कौन कौन से कलर जनरली देखने को मिलते हैं, कौन कौन से कलर को ये फॉर्मेशन करता है, वैसे बहुत सारे कलर हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट कलर को मैं आपको बताऊंगा। पहला कलर है कैरोटीन, और दूसरा कलर ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन का जो कलर है ये ऑरेंज कलर प्रोवाइड करेगा, ये ऑरेंज कलर का पिगमेंट है कैरोटीन। और ज़ैंथोफिल इज अ येलो कलर पिगमेंट, मीन्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट को ये ऑरेंज एंड येलो कलर प्रोवाइड करते हैं या इससे मिलते जुलते कलर प्रोवाइड करते हैं। हालांकि प्लांट को कलर देगा काम एक तो क्रोमोप्लास्ट का है, और इसके साथ साथ हमने वैक्यूल्स में पढ़ा है, वैक्यूल्स में पढ़ेंगे, जो वैक्यूल्स होती हैं प्लांट में, प्लांट सेल की जो वैक्यूल्स हैं उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम एंथोसाइनिन बोलते हैं। ये एंथोसाइनिन लगभग पर्पल कलर का या रेड टू ब्लू, इसकी जो रेंज है, इसकी जो कलर रेंज है एंथोसाइनिन की, ये रेड टू ब्लू इसकी कलर रेंज है। ठीक है, रेड से लेकर ब्लू तक के जो भी कलर आएंगे उन सारे कलर्स को भी प्रोवाइड करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट को। प्लांट के लीव्स को भी प्रोवाइड कर सकता है, उसके फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को प्रोवाइड करता है ना। अगर पीएच एसिडिक है तो ये रेड टाइप का कलर प्रोवाइड करेगा, अगर पीएच बेसिक है तो ये ब्लू टाइप के कलर को प्रोवाइड करेगा, या इसके बीच में जो पर्पल वगैरह कलर आएंगे वो सारा वैक्यूल्स प्रोवाइड करता है। तो एंथोसाइनिन के कलर और क्रोमोप्लास्ट के कलर आपस में मिलकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट को कलर प्रोवाइड करते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट को ये कलर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो अगर इसके फंक्शन की बात करें कि क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं प्रोवाइड कलर टू, किसको करेगा, प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर, हम कह सकते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। फ्रूट्स एंड फ्लावर को ये कलर प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, क्रोमोप्लास्ट। और कई बार आप लोगों ने सेनेसेंट लीफ देखी होंगी। सेनेसेंट लीफ मतलब ऐसी लीफ जो झड़ने वाली हैं, ये जो गिरने वाली लीफ हैं, तो इनको सेनेसेंट लीफ बोलते हैं, जो गिरने वाली हैं। तो आप लोग देखा होगा कि इन सेनेसेंट लीफ में कुछ कलर आ जाता है, येलो कलर या रेड कलर हमको देखने को मिलता है। तो इनमें क्या होगा कि लीव्स में जनरली तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, लेकिन सेनेसेंट लीफ में क्या होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। और इसके बाद हमें लीफ का जो कलर है वो येलो, रेड या ऑरेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, और गाजर जो है, कैरेट का जो ऑरेंज कलर है वो भी इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण है। क्रोमोप्लास्ट में जो कैरोटीन पिगमेंट है वो कैरेट को ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो किसी भी प्लांट के फ्रूट्स एंड फ्लावर को क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है ना। फ्लावर को कलर प्रोवाइड करने से क्या होगा, इंसेक्ट आएंगे, पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और तब जाकर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। और फ्रूट के कलर बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो क्या करें, उन फ्रूट्स को ले जाएं अपने साथ और फ्रूट्स के अंदर सीड को डिस्पर्स करने का काम करें, सीड्स को फैलाने का काम करेंगे। एंड द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है ये। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, ये लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है।
है ना, प्रेजेंट इन लीफ। और इसका फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स लाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो ये काम है क्लोरोप्लास्ट का। क्लियर? तो ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है क्योंकि फूड की सिंथेसिस कर रहा है, और इसलिए इसको हमने थोड़ा डिटेल में भी हम इसको देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसको समझते हैं डिटेल में। क्लोरोप्लास्ट को समझने से पहले हमने ये जानना है कि क्लोरोप्लास्ट की जो डिस्कवरी है वो किसने की। अगर क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो इसकी डिस्कवरी की है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी डिस्कवरी की है, किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। जबकि जो नेम है, नेम दिया है एक साइंटिस्ट है सिम्पर, साइंटिस्ट हैं सिम्पर, इन्होंने इसको नेम दिया है 1883 में। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, इस चीज को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जबकि इसको नेम क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड किया है, जो नेम क्लोरोप्लास्ट है वो दिया है सिम्पर ने 1883 में। ये सब आप ध्यान रखेंगे, दोनों साइंटिस्ट के नाम को, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। और क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द प्लांट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जैसे हमारे किचन में फूड की सिंथेसिस होती है, फूड बनता है किचन में, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्लांट का फूड सिंथेसिस होती है, और उसी फूड को हम भी यूटिलाइज करते हैं, हम यूज करते हैं। तो इसको हम किचन ऑफ द प्लांट के नाम से जानते हैं। किसको? इस क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट के नाम से जाना जाता है, किचन ऑफ द प्लांट इसको कंसीडर किया जाता है। अगर इसके शेप की बात करें तो किस तरह का शेप है, तो जनरली इसका शेप ओवल होता है, ओवल शेप का आपको इसको देखने को मिल जाएगा। तो जो इसका शेप है क्लोरोप्लास्ट का वो जनरली ओवल है। लेकिन कई सारे एल्गी हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, आप इसको लिख सकते हैं, इस पर कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, है ना, शेप है जैसे कप शेप्ड, किसमें? क्लेमाइडोमोनास में, है ना। एक एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, इसमें कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्पाइरोगायरा है, एल्गी है स्पाइरोगायरा, इसमें स्पाइरल होगा। और जिग्नेमा, जिग्नेमा एक एल्गी है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्टार शेप्ड होगा। कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे शेप। तो क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड होगा क्लेमाइडोमोनास में, स्पाइरल है स्पाइरोगायरा में, स्टार शेप्ड है जिग्नेमा में। इसके अलावा अलग अलग एल्गी में इसका अलग अलग शेप आपको देखने को मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा है ये, इसका जो साइज है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा है। और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। इसमें आपको दो मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड रहेगा, ये आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन है, आउटर इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। आउटर जो मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमेबल रहती है, कई सारी चीजों को अंदर बाहर आने देती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ये सारी चीजों को अंदर बाहर नहीं आने देती। इस मेम्ब्रेन से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन भी होता है, ऑक्सीजन भी बनती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो ऑक्सीजन आसानी से बाहर निकल सकती है। और फूड की सिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इसके अंदर जाना बहुत जरूरी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आसानी से जा सकता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड, ये स्पेस प्रेजेंट रहेगा और ये स्पेस फ्लूइड फील्ड होगा, ये फ्लूइड फील्ड स्पेस प्रेजेंट रहेगा। और ये फ्लूइड फील्ड स्पेस क्या करेगा, मेम्ब्रेन को कोलैप्स से, दोनों मेम्ब्रेन को कोलैप्स से बचाएगा। अंदर का जो लिक्विड वाला पोर्शन होगा इसमें, जो सारा का सारा जो लिक्विड है इसमें, वो कहलाता है स्ट्रोमा। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट टर्म है, अंदर का जो लिक्विड वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा।
पूरा लिक्विड है और इस लिक्विड में हमें देखने को मिलेगा डीएनए देखने को मिल जाएगा इसका। और इसका जो डीएनए है वो सर्कुलर है। इसका जो डीएनए किस तरह का होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। इसके अलावा इसमें इसके राइबोसोम दिख जाएंगे और राइबोसोम 70s टाइप के हैं। अब सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम की प्रेजेंस इसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज के साथ सिमिलरिटी को शो करती है। और दूसरा, डीएनए और राइबोसोम का होना मींस प्रोटीन फैक्ट्री का होना ये शो करेगा। मींस इसके बाद अपना डीएनए है और राइबोसोम है, तो ये क्या करेगा? अपने रिक्वायरमेंट की आधी से ज्यादा प्रोटीन को, लगभग आधी प्रोटीन को खुद बना लेगा। तो इसलिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये सेमी ऑटोनोमस भी होगा। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट की सेल के अंदर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली की तरह एक्ट करता है। मींस अपनी रिक्वायरमेंट के 50% प्रोटीन्स को या 50% एंजाइम को ये खुद सिंथेसाइज करने की क्षमता रखता है। क्लियर? इसके बाद अब इसके अंदर जो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाता है थाइलाकॉइड। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है कुल मिलाकर, ये स्ट्रक्चर कहलाता है थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड के अंदर, ये तो इसकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और इसके अंदर का जो रीजन है दैट इज ल्यूमेन, ये कहलाएगा ल्यूमेन। और बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में जब एग्रीगेट होंगे, आपस में जब वो इकट्ठा होंगे बहुत सारे थाइलाकॉइड, तो ये बनाते हैं ग्रेना। ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा दिस इज कॉल्ड ग्रेना। ये थाइलाकॉइड है, बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में जुड़कर ग्रेना बनाएंगे। तो आपको बंडल्स ऑफ थाइलाकॉइड दिखाई देंगे। दीज बंडल्स ऑफ थाइलाकॉइड आर कॉल्ड ग्रेना। ये जो दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड ग्रेना। तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके, वन इज द स्ट्रोमा जो लिक्विड पोर्शन है, और बंडल्स जो दिखाई देंगे, जो पाइल्स दिखाई देंगे थाइलाकॉइड के या बंडल्स दिखाई देंगे थाइलाकॉइड के, दैट इज कॉल्ड ग्रेना। और दो ग्रेना आपस में चिपके हुए हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसे हम लैमिला बोलते हैं। देखो ये बंडल्स, ये ग्रेना है ना, जो ये आपस में चिपके हुए हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर इनको चिपकाने का काम करेगा वो स्ट्रक्चर कहलाएगा लैमिला। लैमिला। अब ये थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है ना, जो थाइलाकॉइड है इसमें फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। फोटो रिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे? लाइट को रिसीव करेंगे, लाइट को रिसीव करने का काम करेंगे। ठीक है? और लाइट को रिसीव करके जनरली इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। जो लाइट आएगी, लाइट की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, प्लस प्रोटॉन बनेंगे। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन फोटो रिसेप्टर के साथ साथ यहां पर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर प्रेजेंट रहेंगे। किसमें? थाइलाकॉइड में। और ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर क्या करेंगे? आगे की ओर लेकर जाएंगे और आगे की ओर ले जाने के बाद एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन करेंगे। तो थाइलाकॉइड के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? जो आपका ग्रेना है, ग्रेना वाला जो पोर्शन है, इसमें एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन कहां रिलीज होगी? ग्रेना वाले पोर्शन में ही ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ग्रेना वाला पोर्शन ही लाइट के मॉलिक्यूल को रिसीव करने का काम कर रहा है। लाइट के मॉलिक्यूल को रिसीव करने का काम भी कौन करेगा? ग्रेना वाला पोर्शन ही करेगा। फोटो रिसेप्टर है, लाइट रिसेप्टर इसमें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर भी इसमें प्रेजेंट है। वाटर का मॉलिक्यूल इसी थाइलाकॉइड वाले रीजन में, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ब्रोकन डाउन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। आपको ऑक्सीजन रिलीज होने के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर टू नेक्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ट्रेवल करते हैं और फाइनली एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। और इस एटीपी और NADPH2 को हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। तो जो हमारा ग्रेना वाला पोर्शन है, ग्रेना वाला जो पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि दो पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट में, एक ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। तो पहले मैं ग्रेना की बात करता हूं। तो इस ग्रेना वाले पोर्शन में एसिमिलेटरी पावर का प्रोडक्शन होगा। पावर, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। और इस प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अभी जो लाइट रिएक्शन के दौरान जो ATP एंड NADPS2 बना है, ये ATP एंड NADPS2 CO2 को रिड्यूस करेगा और CO2 को रिड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, है ना। और ये ग्लूकोज क्या है? ये फूड है। ग्लूकोज 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 आपस में मिलेंगे और क्या बना लेंगे? स्टार्च को बना लेंगे। और ये स्टार्च कहाँ स्टोर हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा। तो दो रिएक्शन है, तो एक लाइट रिएक्शन और दूसरी चलती है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन वाला पोर्शन चलेगा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में इसमें क्या होगा? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्सेशन ऑफ CO2 एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूड का फॉर्मेशन होगा। और फूड के फॉर्मेशन की इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं, मींस डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए ये अंधेरे में होती है, ऐसा नहीं है, मींस इसके लिए लाइट की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। लाइट रिएक्शन के लिए तो लाइट की प्रेजेंस जरूरी है। अगर लाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी, तो ATP एंड NADPS2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब तक ATP और NADPS2 नहीं बनेंगे तब तक CO2 रिड्यूस होकर इस फूड में कन्वर्ट नहीं होगी। एक बार का एसिमिलेटरी पावर का प्रोडक्शन हो गया तो लाइट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगी, CO2 रिड्यूस होकर फूड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसलिए इसको डार्क रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो दो पोर्शन है, एक ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो स्ट्रोमा कहलाता है, वहां को डार्क रिएक्शन होगी और फाइनली फूड का प्रोडक्शन होगा। और NADP प्लस में कन्वर्ट होकर ग्रेना के पास वापस लौट जाएगा और ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एनर्जी को CO2 यूज करके ग्लूकोज बना लेगा और ये दोबारा से यहाँ इस ग्रेना के पास आ जाएंगे। ये फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस है। तो फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस दो स्टेप्स में होती है, द लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी लाइट रिएक्शन में। जबकि जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में इस एसिमिलेटरी पावर का यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा और उसे ग्लूकोज या फूड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होनी है और इस तरह से फूड की फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट के नाम से जाना जाता है। और जो फूड बनेगा वो स्टार्च की फॉर्म में आपको स्टोर हो गया, ये स्टार्च है। और ये हमको लिपिड के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए प्रेजेंट रहते हैं भाई कि जो ये मेम्ब्रेन है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। अब प्रोटीन तो DNA और राइबोसोम बना ही लेंगे। अब जो लिपिड है, लिपिड और प्रोटीन, जब कभी मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो उस रप्चर मेम्ब्रेन को ठीक करने में लिपिड क्या रहेगा? हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।